नमस्कार साथियों, सिविल स्टैप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय। आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलें दोस्तों, आज की इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी टेट एलटी हिंदी में जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात जो आपका परीक्षा है, इस परीक्षा में 120 में से 120 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या प्रयास होना चाहिए कि हम पूर्ण अंक प्राप्त करें। ठीक है, कि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य अगर ये होगा कि हमें पूर्ण अंक प्राप्त करने हैं, तभी हम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, अपनी परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो उद्देश्य हमारा ऊंचा होना चाहिए। कहते हैं हमेशा अपना उद्देश्य ऊंचा रखें। तो बस हमारा उद्देश्य ऊंचा है कि हमने 120 में से 120 अंक प्राप्त करने हैं। तो चलें, कैसे ये संभव हो सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो विद्यार्थी पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि ऐसी और भी वीडियोस जो हमारे सिविल स्टैप इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जाती हैं, उन वीडियोस का लाभ आप ले सकें। तो चलें, करते हैं आज की वीडियो को आरंभ। तो दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम हमारा ये लक्ष्य, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें HPLT हिंदी की परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। तो इससे संबंधित 2 वीडियोस में पहले भी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपसे चर्चा की थी कि हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम क्या क्या होगा, HPTET-LT का हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है और उस पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद उन विषयों को पढ़ने की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी है और उसके बाद किस तरह से हम और कार्य करें कि हमारे जो अंक है, पूर्ण अंक हमें प्राप्त हो। ठीक है, हम अगर पूर्ण अंक का उद्देश्य लेकर चलेंगे, तभी हम अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमारा लक्ष्य होगा कि नहीं, हमें तो सिर्फ पेपर में पास होना है, सिर्फ हमें, अगर हमारा लक्ष्य नीचा होता है ना, कहते हैं हमारा जितना लक्ष्य नीचा होगा उतने ही, उससे कम हमारा कार्य होता है, उससे कम ही हमें अंक प्राप्त होते हैं। पर हमारा लक्ष्य है ऊपर 120 अंक प्राप्त करने का, तो हम संभावना है, संभवतः हम पूर्ण अंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे आपको इसमें कार्य करना है, तो देखेंगे। पहले आपको पाठ्यक्रम को गहराई से समझना है। परीक्षा का पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें। जो आपकी परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसको ध्यान से पढ़ना है। उनमें जो सभी विषयों को अच्छे से समझना है, जो जो विषय आपको दिए गए हैं। ठीक है, और उन विषयों पर अधिक ध्यान देना है जो परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो जब हमने रणनीति पर बात की थी इस परीक्षा की, तो उसमें मैंने आपको बताया है किस प्रकार से हमें विषयों को अलग अलग छांटना है, कैसे विभिन्न श्रेणियों में छांटना है, कि जो सरल विषय हैं, जो कठिन विषय हैं। ठीक है, और सरल में और कठिन में से कहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उनको हमें चिन्हित करना है, अलग छांट लेना है। ठीक है, तो वही कार्य आपको करना है, पाठ्यक्रम को गहराई से समझना है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम को, पहले आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है मेरी पाठ्यक्रम वाली, तो पाठ्यक्रम वाली वीडियो देख लें, उसके बाद रणनीति वाली वीडियो देख लें, और ये वाली वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। हमें पहले हमारे मस्तिष्क में ये तो पता होना चाहिए कि हम जिस लक्ष्य को हमने निर्धारित किया, अब आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मुझे HPTET-LT हिंदी की परीक्षा को पास करना है, ये आपका लक्ष्य होगा। तो उस लक्ष्य तक पहुंचा कैसे जाए, ये हमारी नीति होती है। तो उसका रास्ता क्या है, कोई लक्ष्य होता है ना, उस लक्ष्य तक पहुंचने का पहले हमारे पास रास्ता होना चाहिए। तो रास्ता क्या है, पाठ्यक्रम। वो पाठ्यक्रम आपको रास्ता बताएगा कि आप अपनी मंजिल तक इस प्रकार से पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उस रास्ते पर कैसे चला जाए, फिर अगली हमारी नीति क्या होती है कि इस जो रास्ता है इतना ज्यादा इसमें दूरी है, मेरा लक्ष्य इतना दूर है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब हम एक मंजिल निर्धारित करते हैं ना, मुझे कहीं जाना है, तो पहले हम रास्ता पता करते हैं गूगल मैप पे कि रास्ता क्या है, तो वो रास्ता आपका पाठ्यक्रम हो गया। उस रास्ते तक पहुंचा कैसे जाए, कितने बजे निकला जाए, कौन से साधन का मैं प्रयोग कर सकता हूं। ठीक है, और कोई भी जो ये सारी चीजें
आपकी नीति होती है। तो बस वही रणनीति है। तो उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, तो वो रणनीति भी आपको मैं पहले बता चुका कि हमारी वीडियो बन चुकी है, तो उस वीडियो पर को आप देख लीजिए, हमारे चैनल पर अपलोडेड है वो वीडियो, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो पाठ्यक्रम को ध्यान से समझ लिया आपने, उसके बाद पाठ्यक्रम के विषयों को अलग अलग कर लिया। फिर आपका अगला कार्य क्या है? अगला कार्य आपका है, जब आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो उसमें देखेंगे आपको ये पता लग जाएगा कि साहित्य और व्याकरण दो भागों में आपके पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। साहित्य में आपसे क्या पूछा जाएगा, साहित्य में आपको क्या, किन चीजों पर अधिक ध्यान देना है, किन चीजों को पढ़ना है। पहला है प्रमुख कवियों और लेखकों के नाम तथा उनके जीवन, उनकी रचनाएं और उनके साहित्यिक योगदान। बस यहां से बाहर पेपर आएगा ही नहीं। यही है महत्वपूर्ण चीज। आपको क्या करना है, जो भी हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं, ठीक है, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं उनको आपने पढ़ना है। प्रमुख कवि और लेखकों के नाम, उनका जीवन, जन्म कब हुआ, फिर उनका मरण कब हुआ, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, वो रचनाओं की समय समय भी आपको याद होना चाहिए कि ये रचना इस समय में की गई है, ठीक है। उसके बाद बस वो आपको याद करना है, ये साहित्यिक योगदान हो गया उनका, ठीक है, साहित्य में क्या योगदान किया उन्होंने। तो बस ये चीजें आपको याद करनी है और बस आपकी अंक जो आपने निर्धारण किए ना, लक्ष्य, अगर आपको ये चीज अच्छे से याद हो गई तो आपका लक्ष्य आपके समक्ष, बिल्कुल आपके नजदीक होगा। बात करें हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण में हमें क्या करना है, हिंदी व्याकरण में हम जो महत्वपूर्ण विषय हैं जहां से इत्याधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि संधि हो गया, समास हो गया, कारक हो गया, ठीक है, वाक्य शुद्धि हो गया, मुहावरे हो गए, विलोम शब्द हो गए, ठीक है, पर्यायवाची हो गए, लोकोक्तियां, ये सारे जो महत्वपूर्ण विषय, संधि, समास, ठीक है, महत्वपूर्ण विषय हैं। पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, मुहावरे, लोकोक्तियां, बस इन विषयों को आपने व्याकरण में पढ़ना है। उसके बाद आगे का हमारा कार्य क्या है, जब आपको पाठ्यक्रम का पता चल गया, पाठ्यक्रम के बाद आपको पता चल गया कि साहित्य और साहित्य में से हमें ये चीज पढ़नी है, उसके बाद आगे हमें जो हमारे पास जो हमारा व्याकरण है, उस व्याकरण में से हमें ये चीजें पढ़नी है। उसके बाद आगे का कार्य आपका क्या है, आगे हमें करना है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण। पिछले वर्ष के जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे ना, तो आपको यह अनुमान हो जाएगा कि व्याकरण में कितने प्रश्न पूछे गए, व्याकरण में से कितने प्रश्न जो साहित्य में से पूछे गए हैं, ज्यादातर कहां से पूछे गए हैं, आदिकाल से पूछे गए हैं या फिर रीति काल से पूछे गए हैं, आधुनिक काल से पूछे गए हैं, कहां से पूछे गए हैं, इत्यादि प्रश्न। और ज्यादातर प्रश्न किन कवियों, देखो अब यहां पर एक प्रश्न विद्यार्थियों के दिमाग में आया होगा जब मैंने ये बात की कि प्रमुख कवि और उनके साहित्यिक योगदान, तो अब यहां पर कि सर बताएं प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो प्रमुख कवि आपको यहां से ही पता चलेंगे, जब आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखेंगे ना, तो वहां से आपको पता लगेगा कि ज्यादातर किन कवियों से संबंधित आपको प्रश्न पूछे गए हैं। और जो आप मॉक टेस्ट, जब हमने रणनीति के बारे में चर्चा की थी, मैंने आपको वहां पर बताया था कि मॉक टेस्ट आपको करने हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र मॉक टेस्ट जब आप अभ्यास करेंगे ना, तो मॉक टेस्ट को, और जब आपको मॉक टेस्ट जो है बताऊंगा मैं, जब महत्वपूर्ण किताबों की बात करेंगे, एक वीडियो हमारी YouTube पर अपलोड है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी हैं और कौन कौन से मॉक टेस्ट मैंने उसमें बताए थे, ठीक है, कि उसमें मॉक टेस्ट आपको कौन सा जो मॉक टेस्ट आपको मतलब कि मॉक टेस्ट जो आपको 1000 से ज्यादा वन लाइनर प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, तो उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। वहां से आपको पता लग जाएगा महत्वपूर्ण जो कवि हैं, महत्वपूर्ण लेखक कौन कौन से हैं और उनके जीवन के बारे में हमें पढ़ना है, किन के जीवन के बारे में पढ़ना है, तो वो आपको पता लग जाएगा पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र से, ठीक है। और प्रश्न पत्र को देखने से क्या हो जाएगा, आपको परीक्षा का स्तर पता चल जाएगा कि परीक्षा का स्तर क्या है, और आपको ये समझने में सहायता मिलेगी कि कितना, जब आप उस प्रश्न पत्र को हल करेंगे, ठीक है, प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, उस प्रश्न पत्र को देखेंगे, तो आपको कठिनाई स्तर पता चल जाएगा कि इतना कठिन है,
ठीक है। उसके बाद समय प्रबंध और कठिनाई स्तर का अनुभव हो जाएगा। समय प्रबंध कि मुझे इस पेपर को सॉल्व करने में इतना समय लगा, तो अब क्या ये समय ज्यादा है जितना हमें समय दिया गया है परीक्षा में, क्या उससे ज्यादा समय लग रहा है? अगर ज्यादा समय लग रहा है तो बस आपका कार्य ये होगा कि मुझे निर्धारित समय से 15-20 मिनट पहले ही सारे के सारे प्रश्न करने का अभ्यास करना है आपको, ठीक है। समय प्रबंध होना चाहिए आपके पास कि मुझे इन प्रश्नों को ऐसे मैं करूंगा, इतने प्रश्नों को मैं करूंगा कि मुझे 60 प्रश्न जो करने हैं उसके लिए इतना समय, 60 प्रश्नों के लिए इतना समय, फिर 60 प्रश्नों के लिए बाकी, ऐसे कि 60-60 प्रश्नों को बांट लें कि मुझे इतने समय में करने हैं, ठीक है। 60 प्रश्नों को इतना समय लग रहा है, मतलब कि आधा समय आपको 60 प्रश्नों के लिए, आधा समय आपको 60 प्रश्नों के लिए लगना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको समय प्रबंध करना है। उसके बाद क्या है, समय सीमा के साथ अध्ययन योजना, स्टडी प्लान तैयार करें, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि वो है हमारे पास प्रतिदिन के लिए अध्ययन का एक निश्चित समय निर्धारित करना है। निश्चित समय पर आपने पढ़ना है। मैंने जब रणनीति हमने बनाई थी, रणनीति पर चर्चा की थी, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब हम समय सीमा निर्धारित करेंगे तो एक समय सीमा रखेंगे कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है तो उतने घंटे पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा दिन किताब लेकर बैठे रहे जी, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं और उसमें से सिर्फ 1 या 2 घंटे पढ़ रहे हैं, बाकी किताब लेकर बस बैठे हैं, कभी फोन चला रहे हैं, कभी फोन पे बात कर ली, कभी घूमने चले गए और उसको काउंट करते रहे, उसको गिनते रहे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, अगर आप, और समय मैंने आपको बताया था कि कम से कम आपको रोज 6 से 8 घंटे पढ़ना है। 6 से 8 घंटे जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपकी तैयारी अच्छे से होगी। तो 6 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे पढ़ना है तो उतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें सिर्फ और कोई कार्य नहीं होगा आपका। पढ़ाई एक अपना, आपका जो कमरा है उसको बंद कर लेंगे, फोन को बाहर छोड़ देंगे और बोल देंगे अपने मम्मी पापा को, अपने घर वालों को कि बस मुझे 4 घंटे कोई नहीं बुलाएगा। 4 घंटे या 5 घंटे, जो जो आपको जितना उचित लगता है, कि जितनी आपको स्तर कठिन लग रहा है परीक्षा का, उस अनुसार आप अपनी जो स्टडी प्लान तैयार करेंगे, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। कई जो विद्यार्थी होते 4 घंटे में भी पढ़ लेते हैं, चीजों को याद कर लेंगे, कईयों को 6 घंटे लगेंगे। तो बस आपने मानसिक स्तर के अनुसार, ठीक है, आपकी जो अधिगम गति है उसके अनुसार आपको ये चीज निश्चित करनी है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण तथा कठिन विषयों का नियमित रूप से अभ्यास करना है। जो विषय आपको कठिन लग रहे हैं उन विषयों को ज्यादा समय देना, उन विषयों को अधिक समय देकर अच्छे से ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न पत्र हल करें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें, ये आपको बताएंगे कि कठिन प्रश्न कौन से हैं, किन विषयों में से कठिन प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी तैयारी अच्छे से करेंगे। मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें, मॉक टेस्ट, ठीक है। कि मॉक टेस्ट मैंने आपको, इससे संबंधित वीडियो हमारी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मॉक टेस्ट या फिर वन लाइनर प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी विषय हमने पढ़ा, आदिकाल पढ़ा, तो आदिकाल से संबंधित प्रश्न निकाले, 120 प्रश्न निकाले और एक अपना आपका मॉक टेस्ट हो गया, बस उसको हल किया, उसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। कोई भी विषय आप पढ़ेंगे तो उससे संबंधित मॉक टेस्ट जरूर करेंगे, चाहे 50 प्रश्न करें, 60 प्रश्न करें, परंतु करना वही है। और निर्धारित समय में, कि 120 घंटे के लिए हमें इतना समय दिया गया है तो 20 प्रश्नों के लिए कितना समय मुझे लगेगा या 60 प्रश्नों के लिए इतना समय मुझे लगेगा, तो उस निर्धारित समय सीमा में हमें प्रश्नों को करना है, ठीक है। उसके बाद है समय के भीतर उत्तर देने का अभ्यास करें। जो समय निर्धारित है, आपने निर्धारित किया और प्रयास करना है उसी समय सीमा में आपको उत्तर देना है। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी सोचते हैं यहां पर कौन सा, मैं अपना प्रैक्टिस ही कर रहा हूं तो कोई बात नहीं, 2 घंटे से ज्यादा समय लग जाएगा, 3 घंटे से ज्यादा समय लग जाएगा तो क्या हो गया, 15-20 मिनट ज्यादा लग जाएंगे। नहीं, इससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड है उस पर फर्क पड़ेगा, आपकी जो गति है वो धीमी, यही आदत आपको आपकी परीक्षा में, फिर आप जो आपकी परीक्षा में आपके लिए गलत साबित होगी। तो ये नहीं करना है आपने, जो निर्धारित समय, उस समय में आपको आपका मॉक टेस्ट समाप्त करना ही करना है, ठीक है। गलत उत्तरों का विश्लेषण करें और अपनी कमजोरियों पर काम करें। जो आपके उत्तर गलत हुए, आपने मॉक टेस्ट किया, वहां पर जो उत्तर गलत हुए हैं उन उत्तर पर फिर से आपको ध्यान देना है, फिर से प्रयास करेंगे, फिर से अभ्यास करेंगे, ठीक है। समय तो लगता है, परंतु काम, समय तो लगता है, धैर्य से जो है आपको ये कार्य करना होगा, ठीक है।
कहते हैं ना कि कोई भी कार्य है समय से कार्य करेंगे तो धैर्य से कार्य करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। सफलता अति शीघ्रता से नहीं मिलती है। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचत सौ घड़े ऋतु आए फल होए। ठीक है, कि माली बोले कि क्या रोज रोज पानी देना पड़ रहा है, उसकी सेवा करनी पड़ी है पेड़ को, कि इकट्ठा मैं पानी दे दूं और ये अभी पेड़ फल दे दे, तो ये संभव नहीं है। तो धीरे धीरे सब होता है, तो धीरे धीरे आपको भी ये कार्य करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो गया साहित्यिक ज्ञान को मजबूत करें। जो आपका साहित्यिक ज्ञान है, ठीक है, आपको पता है कि ये जो परीक्षा है यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आपको साहित्य में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो साहित्यिक ज्ञान को आपको मजबूत करना है। साहित्यिक ज्ञान को मजबूत करने के लिए साहित्य से संबंधित किताबें पढ़ें। ठीक है, साहित्य से संबंधित मॉक टेस्ट है उनको देखें, साहित्य से संबंधित प्रश्न उत्तरों को ज्यादा से ज्यादा करें। साहित्य से संबंधित वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कभी आदि काल के बारे में, कभी भक्ति काल के बारे में, कभी रीति काल के बारे में, कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, कुछ ना कुछ सुनते रहे, बस इससे आपका ज्ञान मजबूत होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अच्छी किताबों और सामग्रियों का चयन करें। अच्छी किताबें और सामग्री बड़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा, किसी भी परीक्षा के लिए आप किस चीज को पढ़ रहे हैं, कैसी किताबों को पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है। तो ठीक है, आपने देखना कि आपके पास अच्छी किताबें हो। अच्छी किताबें कौन कौन सी हो, कहां कहां से हमें अच्छी किताबें, अच्छी किताबों में किन, जो इस परीक्षा संबंधित कौन कौन सी किताबें हो सकती हैं, तो उससे संबंधित वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो है, तो वहां से आप देख सकते हैं। वहां से आपको जो उस वीडियो को देखकर आप वो किताबें मंगा सकते हैं। अगर आपको और भी कोई अच्छी किताब लगती है वो भी आप मंगा सकते हैं, परंतु जो मैंने किताबें बताई हैं वो भी अच्छी किताबें, अच्छी श्रेणी किताबें हैं, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है परीक्षा के लिए, बहुत ज्यादा प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं, तो उन किताबों को भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, प्रमाणिक किताबों नोट्सों का उपयोग करें, ऑनलाइन साधनों वीडियो लेक्चर्स का प्रयोग करें, यदि संभव हो तो कोचिंग सामग्री का प्रयोग करें। कोचिंग सामग्री आपको कोचिंग नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, हमारे नोट्स मिल जाएंगे, या किसी भी जो आपको अच्छा लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसके नोट्स आप ले सकते हैं और उन नोट्स में से आप अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। उन नोट्स को ऐसे के ऐसे नहीं पढ़ लेना, उन नोट्स को पढ़ेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, दोनों को मिक्स करके आपको अपने नोट्स बनाने हैं, खुद अपने हाथ से लिखने हैं और उन नोट्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आ गया ट्रिक्स और शॉर्टकट्स अपनाएं। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्दार्थ को याद करने के लिए आपको ट्रिक्स अपनाने हैं, ट्रिक्स अपनानी है, छोटी छोटी ट्रिक्स अपनी बना ले। ठीक है, अब मान लो कि हम रचनाएं याद कर रहे हैं किसी की, तो रचनाओं की, उनकी रचनाएं जो हैं अलग अलग, मतलब उलटी पुलटी है ना, कि अलग अलग सन में दी गई है, कोई आगे है कोई पीछे, तो उनको आप अपने क्रम से निश्चित कर लें और फिर एक कोई उसमें कोई कहानी बना ले। ठीक है, जिससे कि आपको याद सके इसकी, ये जो इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं। जैसे मान लो मुहावरा है नाक कटना, है ना, तो नाक का कटना मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित होना या अपमान करना, अपमानित होना। ठीक है, तो अपमानित होना, इसका अब नाक कटना हमें कैसे याद रहेगा, याद रखेंगे किसकी नाक कटी थी, शूर्पणखा की नाक कटी थी। क्यों, और जब उसकी नाक कटी, क्यों कटी, गलत कार्य, जब भी हम गलत कार्य करेंगे तो हमें क्या होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। तो शूर्पणखा ने गलत कार्य किया था, तो उससे क्या हो गया, उसकी नाक कटी, मतलब वो अपमानित हुई, इसका अपमान। वो अपमान कब तक रहा, अब नाक तो नहीं आएगी नहीं, तो जब जब वो अपनी नाक देखेगी उसको अपमानित होना पड़ेगा, आजीवन वो अपमानित होती रही। जो भी देखेगा दूसरा व्यंग्य करता है, दूसरा उपहास करता है, जब ऐसी देखेंगे कटी नाक तो उसको बोलेंगे नाक क्यों कटी है, जब नाक कटी तो इस तरह से हो गया अपमानित। जितनी बार उसका अपमान हुआ इस तरह से इसको याद कर लेंगे, नाक कैसी कटी थी, शूर्पणखा क्यों कटी थी, क्योंकि उसने गलत कार्य किया था और क्या हुआ, वो अपमान हुआ, तो याद हो गया ऐसे मुहावरा। बस ऐसे कोई भी कहानी अपने अनुसार आप बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आपका, अपनी गलतियों से सीखें और स्वयं का मूल्यांकन करें। ठीक है, अपनी गलतियों से सीखें। जब आप मॉक टेस्ट अभ्यास कर रहे हैं या आपने जो प्रश्न पढ़े हैं उनसे संबंधित, जब उत्तर, जो उत्तर हैं उनके अभ्यास कर रहे हैं, उन उत्तर को बार बार लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है कि आपको पता है कि यहाँ पर गलती हो रही है, बार बार प्रश्न का उत्तर मैं गलत लिख रहा हूं, तो क्यों गलत लिख पा रहा हूं, क्या मेरा ध्यान नहीं है पढ़ने में, इस विषय को मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। जो भी कमी होगी आपको पता होगी, अपना स्वयं मूल्यांकन करेंगे, आप खुद देखेंगे कि मेरे में क्या कमी है, उस कमी को खुद दूर करना है आपने। ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपकी कमी निकालेगा, अगर मैं आपकी कमी निकालूंगा, आप बोलेंगे इस, देखो सर हमें ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, हम तो पढ़ लेते हैं, हमें ऐसे बोल रहे हैं, तो
हमें क्या गुस्सा आता है, परंतु जब हम खुद अपना मूल्यांकन करेंगे हमें गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम खुद अपना मूल्यांकन करेंगे खुद। जब आपने एक मॉक टेस्ट किया, उस मॉक टेस्ट को जब हम उसकी उत्तर कुंजी के साथ, आंसर की के साथ मैचिंग कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं कि ये प्रश्न ठीक है, ये ठीक है, इतने मेरे अंक बने, तो इतने अंक कम क्यों आए, फिर वो देखेंगे, स्वयं मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे कि ये गलती थी मेरी, पढ़ने में मैंने ये कार्य किया, ठीक है, या मेरे विचारों में ये चीज थी, वो सारे का सारा आप मूल्यांकन करेंगे और फिर उस चीज को दोबारा नहीं दोहराएंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है। ठीक है, और जो भी विषय आपको कठिन लग रहा है उस विषय को बार बार अभ्यास करते रहे। कठिन, सिर्फ कठिन नहीं, सरल विषयों का भी अभ्यास करना है। ये ना हो ना कठिन के चक्कर में सरल विषयों को पढ़ ना पाए और सरल विषय में से प्रश्न आए और सरल विषय में वहां पर जाकर भ्रमित हो जाए। कई बार विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि सरल जो प्रश्न पत्र होता है, सरल जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा अच्छे से उन विषयों को पढ़ते नहीं है और परीक्षा में जाकर भ्रमित हो जाते हैं, आते हुए प्रश्न का उत्तर गलत कराते हैं। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। हमें हर चीज को, हर विषय को दैनिक रूप से उसका अभ्यास करना है। ठीक है जी, तो यहां पर मैंने आपको पूर्ण प्रयास किया कि आपकी परीक्षा में आपको कैसी नीति अपनानी चाहिए जिससे कि आपको पूर्ण अंक प्राप्त हो। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा, उनको भी बता दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, तो वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर से मिलेंगे नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिजनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।